डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर और अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नए लेक्चर के साथ आज हाजिर हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है वो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर थे उनकी एक एक्सटेंशन है। हम ऑलरेडी जो है वो अपना पीपीसी का एक एज ए होल इंट्रोडक्शन आपको दे चुके हैं। इसके अलावा हमने पीपीसी की जो एक हमारे पास उसकी एक स्ट्रैटेजी थी जो उसको पढ़ने का तरीका था, उसमें हमने एक फर्स्ट फेज जो है वो भी आप तक पहुंचाया है। तो आज जो हम आपको लेक्चर देने के लिए आए हैं ये है सेकंड फेज ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। तो पाकिस्तान पीनल कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया था। ठीक है जी, यानी आपने सेक्शन को किस तरह याद रखना है, आपने जराइम को किस तरह याद रखना है, आपने डेफिनेशन को किस तरह याद रखना है। तो पहली जो फेज है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स रखे थे, जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक जो है वो तमाम पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप तक पहुंचाया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेकेंड फेज ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। सेकेंड फेज के अंदर जो चैप्टर्स हैं हमारे पास वो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5A है, चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 है, चैप्टर 9 है, चैप्टर 9A है, चैप्टर 10, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 है। और इसी फेज के अंदर सेकंड फेज के अंदर जो सेक्शंस हैं हमारे 107 से लेके 140 तक हैं और 161 से लेके 263A तक हैं। इस सेकंड फेज का जो हमने नाम रखा है वो है द स्टेट। अंडरस्टैंड? जो सेकंड फेज है उसको, जैसे कि पहली फेज का हमने नाम रखा था द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो आज जो सेकंड फेज हम पढ़ने लगे हैं इसका नाम हमने रखा हुआ है द स्टेट। यानी इसके अंदर, इस फेज के अंदर जो ज्यादातर हम ऑफेंसेस या ज्यादातर जो हम मालूमात लेंगे वो स्टेट के बारे में है। सो इसलिए हमने इसको स्टेट का नाम दिया हुआ है। इस फेज के अंदर जो हमने टॉपिक्स देखने हैं वो हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। और एक अहम बात ये भी है कि जो हम आप तक लेके आ रहे हैं ये एक चैप्टर वाइज स्टडी भी है पाकिस्तान पीनल कोड की। सो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उनमें नंबर 1 है द अबैटमेंट। सो पहला जो टॉपिक हम अपने सेकंड फेज के अंदर पढ़ेंगे वो अबैटमेंट होगा। अबैटमेंट जो है वो चैप्टर 5 और 5A दोनों मिला के एक किस्म की अबैटमेंट भी ही है। ठीक है जी, क्योंकि 5A जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी को डील करता है। सो कॉन्स्पायरेसी भी जो है वो एक अबैटमेंट का हिस्सा है, इसलिए हम दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। सेक्शन 107 से लेके 120B तक है इसके अंदर। दूसरा जो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा द स्टेट, द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द स्टेट। ये हमारे पास चैप्टर 6 है और सेक्शन है 121 से लेके 130 तक। तीसरा जो हम अपना टॉपिक देखेंगे वो है द पिलर्स ऑफ स्टेट। अंडरस्टैंड? स्टेट और पिलर्स ऑफ स्टेट। सो ये चैप्टर हमारे पास 7, 9 और 9A है। इसमें सेक्शन जो है वो 131 से 140 है और 161 से लेके 171J है। चौथा जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे द कंटेम्प्ट ऑफ पिलर्स ऑफ स्टेट। तो ये जो स्टेट के पिलर्स हैं इनकी अगर कोई कंटेम्प्ट करता है तो इससे रिलेटेड जितने भी जराइम हैं वो हम इधर पढ़ेंगे। वो है चैप्टर 10 हमारे पास। ओके जी, और इसमें सेक्शन है 172 से लेके 190 तक। पांचवा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पिलर्स ऑफ स्टेट। तो ये जो पिलर्स ऑफ स्टेट हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सो चैप्टर 11 है ये, सेक्शन 191 से लेके 229 तक है। फिर छठी जो बात हम पढ़ेंगे वो गवर्नमेंट के बारे में होगी। ये चैप्टर 12 होगा हमारा और इसमें सेक्शन 230 से लेके 263A तक है। एक बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात जो है, जो सेकंड फेज है ना जी, इसके अंदर चूंकि अबैटमेंट भी शामिल है और बाकी स्टेट के मामलात हैं। हमने इसको अबैटमेंट को भी यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि जुर्म शुरू पीपीसी का अबैटमेंट से ही होता है।
सजा जो है वो 109 से ही हमारी आगे स्टार्ट होती है। पीछे जो है वो सारी थ्योरेटिकल वर्क है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। इसलिए मैंने फिर इस चैप्टर के अंदर यानी इस फेज के अंदर अबैटमेंट को भी रखा हुआ है। अंडरस्टैंड। तीसरी अहम बात यह है कि यहाँ पे हमने जो चैप्टर 8 है उसका जिक्र नहीं किया हुआ। हम 6 से 7 के फौरी बाद 9 में चले गए हैं। तो वो जो सेक्शन ए जो हमारा चैप्टर 8 है वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की बात करता है। इसको हमने एक मसलहत के तहत इसको थर्ड फेज के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि ये जनरल पब्लिक से रिलेटेड है सॉरी, तो इसको हमने स्टेट के अंदर जो है वो नहीं रखा हुआ। ओके जी। और फिर आगे इस अगर आपने सेकंड फेज को याद रखना है, इसको रट्टा लगाना है, इसको अपने क्या कहते दस्तरस हासिल करनी है, तो फिर ये 6 के 6 कॉन्सेप्ट जो है वो पहले आपको याद होने चाहिए। नंबर 1 अबैटमेंट इसमें, नंबर 2 स्टेट, नंबर 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट। उसी स्टेट के पिलर्स जो हैं, पिलर्स ऑफ द स्टेट कौन सी हैं? आपकी पिलर्स ऑफ स्टेट में आपकी जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और आपकी लेजिस्लेचर है। तीनों की बात होगी। फिर उसके बाद जो पिलर्स ऑफ स्टेट होंगे और उससे रिलेटेड ऑफेंस होंगे, फिर हम उनकी कंटेम्प्ट पढ़ेंगे कि अगर पिलर्स ऑफ स्टेट की कंटेम्प्ट की जाए तो उसकी क्या सजा है। फिर उसके बाद हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे पिलर्स ऑफ स्टेट की। इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात करनी है। फिर आगे चलते हैं जी हम द गवर्नमेंट। सो बहुत सारे ऑफेंसेस जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे कॉइन है, स्टैम्प से रिलेटेड है, वो हम आगे जाके गवर्नमेंट में देखेंगे। अंडरस्टैंड। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड द स्टेट। ये फिर कभी बात होगी। सो इसमें से नंबर 1 जो अब हम चले हैं जी इसको एक्सप्लेन करने के लिए, वो होगा हमारे पास अबैटमेंट। ठीक है, यानी चैप्टर 5 और 5A यानी सेक्शन 107 से लेके 120 तक अबैटमेंट। अबैटमेंट को हमने बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अबैटमेंट को यानी इसकी डेफिनेशन है, इसकी पनिशमेंट है, इसकी एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर मौजूद है कंसीलिंग डिजाइन, यानी कोई मंसूबा जो है कोई इलीगल या क्रिमिनल मंसूबा जो है उसको छुपाना है। फिर इसके बाद क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है, क्योंकि कॉन्स्पायरेसी भी अबैटमेंट का एक हिस्सा है, लिहाजा हमने इसको यहाँ पे इसके साथ जो है वो जॉइंट लिखा हुआ है। सो अबैटमेंट में सबसे पहले जो है वो कॉन्सेप्ट हमारे पास है डेफिनेशन का। सो इसमें हमने अबैटमेंट की डेफिनेशन देखनी है और अबैटर की देखनी है। अबैटमेंट की 107 में लिखी हुई है। अबैटमेंट जो है वो 3 तरीकों से जैसे जिक्र है, एडिंग करना, इंस्टिगेट करना वगैरह वगैरह, और अबैटर की जो है वो 108 में है। इसके बारे में कभी हम पूरा जो है वो तफसीली लेक्चर आपको बाद में देंगे। पनिशमेंट्स जो है वो अबैटमेंट की वो जनरल पनिशमेंट है 109 के अंदर, और स्पेसिफिक यानी जैसा जुर्म किया जाएगा, जैसा रोल प्ले किया जाएगा अबैटमेंट के अंदर, तो वैसे ही उसको सजा दे दी जाएगी। ये 110 से लेके 117 तक हमारे पास है। यहाँ पर जो सेक्शन हमारे पास एक न्यू सेक्शन है 108, तो ये है दी अबैटमेंट इन पाकिस्तान, ओके जी, एंड ऑफेंस committed outside पाकिस्तान, ये 108 ए है कि अबैटमेंट जो है वो पाकिस्तान में की जाती है और जुर्म जो कमिट होता है वो पाकिस्तान से बाहर होता है, ये 108 ए है। इसके अलावा अबैटमेंट का एक और हिस्सा भी है कंसीलिंग डिजाइन, यानी किसी मंसूबे को जो है वो छुपाना भी, जो रियासत के लिए नुकसानदेह हो, जो रियासत के किसी ग्रुप के लिए नुकसानदेह हो, जो किसी इंडिविजुअल के लिए नुकसानदेह हो, ये जुर्म होता है। तो इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। बाय जनरल पब्लिक, अगर जनरल पब्लिक किसी मंसूबे को कंसील करती है तो इसकी सजा जो है वो 118 और 120 में मेंशन है, और अगर वही काम जो है कोई पब्लिक सर्वेंट करता है तो फिर ये 119 से लेके 120 तक है। इसके अलावा कॉन्स्पायरेसी है, कॉन्स्पायरेसी 120 में इसकी डेफिनेशन है
और 120 के अंदर 120 बी के अंदर जो है वो इसकी सजा लिखी हुई है। सो इस तरह हमने जो पहली स्टेज है वो इसकी कंप्लीट कर ली है। सो नेक्स्ट जो स्टेज हम जाएंगे वो होगा द स्टेट। सेकंड फेज के अंदर जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, जैसे पहला हमने वेटमेंट पढ़ लिया था, अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा स्टेट। अंडरस्टैंड? यानी चैप्टर 6 और सेक्शन 121 से लेके सेक्शन 130 तक। अब इस जो स्टेट है इसके अंदर हमने 7 मुख्तलिफ तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके सामने लेके आए हैं। यानी इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए हमने इसको 7 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अंडरस्टैंड? सो पहला जो हिस्सा है नंबर 1 वो है वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। दूसरा जो है वो है द क्रिएशन एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। तीसरा है नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान के बारे में है। चौथा जो है वो असॉल्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के बारे में है। 5वां सेडिशन है। छठा अलाइज ऑफ पाकिस्तान की बात होती है। 7वां जो है वो प्रिजनर्स ऑफ स्टेट या प्रिजनर्स ऑफ वॉर की बात होती है। सो नंबर 1 जी, सबसे पहला जो स्टेट के अंदर कॉन्सेप्ट है वो है वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। सो वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, इसको 4 हिस्सों में मैंने इस कॉन्सेप्ट को जो है वो डिवाइड किया हुआ है। यानी वेजिंग वॉर यानी पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग है उसको स्टार्ट करना, इसको कमिट करना, कमीशन, इसकी अटेम्प्ट करना और इसकी अबेटमेंट करना, ये तीनों चीजें जो है वो जुर्म होती हैं 121 सेक्शन के तहत। कॉन्स्पायरेसी अगर की जाती है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान की अगर कोई बंदा कॉन्स्पायरेसी करता है तो 121 ए के तहत जुर्म है। और वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान में कोई कलेक्शन ऑफ आर्म्स करता है, कलेक्शन ऑफ पर्संस करता है, कलेक्शन ऑफ एमुनिशन करता है या कोई अदर देन प्रिपरेशन करता है तो 122 के तहत ये जुर्म है। इस तरह की वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान का जहां पे कोई मंसूबा बन रहा था, उस मंसूबा को अगर कोई बंदा जो है वो कंसील करता है तो ये 123 का कॉन्सेप्ट है। नंबर 2 पे जो है द क्रिएशन एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई बंदा पाकिस्तान की क्रिएशन के ऊपर कंडेम करता है इस चीज को कि मुल्क बनना ही नहीं चाहिए था, या जो है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर जो है वो बात करता है, उसकी एवोल्यूशन की बात करता है, तो ये 123 ए के तहत जो है वो जुर्म करार है पाकिस्तान में। उसके बाद नेशनल फ्लैग की बात होती है। नेशनल फ्लैग को हमने आगे कैटेगराइज किया है। अगर नेशनल फ्लैग को कोई डीफाइल करता है या कोई अनऑथराइजली रिमूव करता है किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी से तो ये 123 बी के तहत जुर्म होता है। असॉल्ट नंबर 4 जो है इसी स्टेट के कॉन्सेप्ट के अंदर असॉल्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की बात हुई है। जो कोई भी असॉल्ट या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है, किसकी? गवर्नर की या प्रेसिडेंट की। यानी प्रेसिडेंट पे असॉल्ट करना या प्रेसिडेंट को कन्फाइनमेंट में रखना, गवर्नर को असॉल्ट करना या गवर्नर को कन्फाइनमेंट में रखना, 124 के तहत पाकिस्तान में ये जुर्म है। आगे 5वां है सेडिशन। रियासत और रियासती अदारों के खिलाफ अगर कोई बंदा बात कर रहा है तो फिर ये गैर कानूनी तौर पे बात कर रहा है तो 124 ए के तहत ये पाकिस्तान में जुर्म करार है। इसके अलावा नंबर 6 में है अलाइज ऑफ पाकिस्तान। एक तो बात यहाँ पे हमने पढ़ी थी, पाकिस्तान के बारे में जंग शुरू करना जुर्म होता है। यहाँ पे अलाइज ऑफ पाकिस्तान यानी वो तमाम ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान के बड़े बरादराना ताल्लुक हैं, पीसफुल ताल्लुकात हैं, जिसमें चाइना है, जिसमें टर्की है, जिसमें सऊदी अरेबिया, अदर्स, तो यहाँ पे पीसफुल ताल्लुकात हैं, अलाइज हैं हमारे। अगर इनके खिलाफ कोई वॉर स्टार्ट करता है तो 125 के तहत जुर्म है। डेप्रिडेशन, इनके ऊपर अगर कोई हमला करता है तो 126 के तहत ये जुर्म है। रिसीविंग प्रॉपर्टी, सो इस जंग और इस हमले के दौरान अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी को रिसीव करता है तो फिर ये 127 के तहत जुर्म करार दिया गया है। इसके अलावा नंबर 7 है जी जिसमें प्रिजनर्स की बात हुई है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर और प्रिजनर्स ऑफ स्टेट, वॉर एंड स्टेट। इसको भी मैंने 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। एस्केपिंग यानी प्रिजनर अगर पब्लिक सर्वेंट से एस्केप कर जाता है
या उसके नेग्लिजेंट एक्ट से स्केप कर जाता है, भाग जाता है, तो फिर 128 और 129 के तहत ये जुर्म होता है। उसी मुल्ज़म की अगर कोई बंदा एड करता है या उसको रेस्क्यू करवाने में मदद करता है तो फिर 123 के तहत जो है वो 130 के तहत पाकिस्तान में जुर्म है। उसी प्रिजनर्स को अगर कोई बंदा कहीं पे हार्बर देता है, कहीं पे पनाह देता है, खाना देता है वगैरह वगैरह, तो ये 131 के तहत पाकिस्तान में जुर्म करार दिया गया है। सो ये था हमारा सेकंड फेज के अंदर जो सेकंड कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है द पिलर्स ऑफ स्टेट। ओके जी, जिस तरह हमने अबैटमेंट पढ़ी, स्टेट पढ़ी, तो पिलर्स ऑफ स्टेट पढ़ने लगे हैं। पिलर्स ऑफ स्टेट जो है इसमें चैप्टर 7, 9, 9A पढ़ेंगे और इसमें सेक्शन 131 से 140 और 161 से 171J तक जाएंगे। अंडरस्टैंड जी? इस पिलर्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, जैसे एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और आपकी लेजिस्लेचर है। एग्जीक्यूटिव जो है इसके बारे में जो एक्सक्लूसिवली बाय एग्जीक्यूटिव है, ये एक्सक्लूसिव चैप्टर है इसके लिए, ठीक है जी। एक्सक्लूसिव जो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव की बात करता है वो चैप्टर 7 है। इसके अलावा आगे जो चैप्टर 9 है ये जुडिशरी की बात करता है, यानी जो पिलर्स ऑफ, दूसरा पिलर्स ऑफ स्टेट है, जुडिशरी के साथ साथ ये एग्जीक्यूटिव की भी कुछ बात करता है, ठीक है जी। सो इसके अंदर जो है वो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, यानी एग्जीक्यूटिव का भी कॉन्सेप्ट है और जुडिशरी का भी कॉन्सेप्ट है। जो चैप्टर 9A है ये प्योरली लेजिस्लेचर के बारे में है। सो इसको हमने लेजिस्लेचर क्यों कहा हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर 9A के अंदर जो है वो इलेक्शन के बारे में लिखा हुआ है। सो जहां कहीं भी इलेक्शन की बात होगी तो उसका मतलब ये है कि या तो हम अपनी नेशनल असेंबली को जो है वो वोट देने जा रहे हैं और वहां से हम अपने जो लेजिस्लेचर तैयार करने लगे हैं, या ये प्रोविंशियल असेंबली की बात हो रही है, या ये जो हमारी जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है उनकी बात हो रही है। सो किसी ना किसी तरह जब हम इलेक्शन से लोगों को आगे जाके इलेक्ट करते हैं तो ये हमारे लिए लेजिस्लेचर का काम करते हैं, इसलिए हमने जो है वो इसको लेजिस्लेचर कहा हुआ है। सो ये 9A में हम पढ़ेंगे। सो इन सब में सबसे पहले जो है वो हम प्योरली जो एक्सक्लूसिवली जो एग्जीक्यूटिव के बारे में है वो चैप्टर पढ़ने लगे हैं, और वो है चैप्टर 7, यानी सेक्शन 131 से लेके 140 तक। ये एग्जीक्यूटिव की बात करता है। एग्जीक्यूटिव में सिर्फ ये आर्म्ड फोर्सेस की बात करता है। आर्म्ड फोर्सेस जैसे हमारी नेवी है, जैसे हमारी जो फजाइया है, जैसे हमारी मिलिट्री है। तो ये 3 आर्म्ड फोर्सेस में 3 ही कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी सोल्जर हमारी जो मिलिट्री है, सेलर जो हमारी नेवी है, और एयरमैन जो हमारी जो है वो एयरफोर्स है। तो इन तीनों को जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसको फर्दर मैंने जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, अबैटमेंट, अटेम्प्ट, डिसर्टर और यूनिफॉर्म एंड आर्टिकल्स। सो अबैटमेंट जो है वो उसको हमने फर्दर 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, यानी अबैटमेंट होगी किस चीज की। अबैटमेंट जो है वो म्यूटनी की हो सकती है, अबैटमेंट जो है वो किसी को असॉल्ट करने की हो सकती है कि इसको मारे इसको मारे। आगे अबैटमेंट जो है वो डिसर्शन की हो सकती है कि छोड़ के भाग जाए ये जॉब ये वो। आगे अबैटमेंट जो है वो इनसबऑर्डिनेशन की हो सकती है। सो म्यूटनी की जो अबैटमेंट है 131 और 132 में जिक्र है, असॉल्ट 133 और 134 में जिक्र है, डिसर्शन 135 में है और इनसबऑर्डिनेशन जो है वो 138 में है। इसलिए दूसरा कॉन्सेप्ट है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट किसकी है? सेड्यूशन की, ठीक है जी, माइल करना किसी चीज की तरफ। सो 131 में ये कॉन्सेप्ट है। तीसरा है डिजर्टर। डिजर्टर को हार्बर करना, उसको पनाह देना, उसको खाना देना, उसको रहाइश देना, मेडिकल फैसिलिटी देना, ये भी जुर्म है पाकिस्तान के अंदर 136 के तहत। और इस तरह उसकी डिसर्शन को अगर कोई बंदा कंसील कर रहा है, छुपा रहा है, तो 137 के तहत भी जुर्म होता है। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेज यानी सोल्जर, सेलर और एयरमैन की अगर कोई बंदा यूनिफॉर्म इस्तेमाल करता है, या जो आर्टिकल्स होते हैं यूनिफॉर्म के ऊपर जो बैजेस लगे होते हैं वो बंदा को इस्तेमाल करता है इलीगली, तो 140 के तहत ये भी जुर्म करार दिया गया है, ठीक है जी। सो इस पिलर्स में से जो एक पिलर है ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं जुडिशरी और लेजिस्लेचर की तरफ।
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड फेज के अंदर जो पिलर्स ऑफ स्टेट है, उसमें हमारा जो चैप्टर 7 और चैप्टर 9 9A है, और उसमें सेक्शन ये है जिसमें हमने अपना जो चैप्टर 7 है वो क्लियर कर लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9 और चैप्टर 9A। चैप्टर 9 जो है वो प्योरली जो है वो एग्जेक्टिव और जुडिशरी दोनों के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करता है। तो ये चैप्टर 9 में सेक्शन है 161 से लेके 171 तक। इसमें हमने बेसिकली 3 जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, यानी इस एग्जेक्टिव प्लस जुडिशरी, यानी चूंकि हमने चैप्टर 9 का नाम रखा है एग्जेक्टिव और जुडिशरी दोनों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे हमने जो है वो 3 चीजों को बेसिकली देखना है। सबसे पहले जो है इसमें है ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन किसी भी तरह का जो है वो इलीगल मीन से किसी भी तरह का कोई मनी वगैरह वसूल करना, ये ग्रेटिफिकेशन है, ताकि उससे जो है वो कोई इलीगल काम किया जा सके। अगर तो पब्लिक सर्वेंट खुद जो है उसको एक्सेप्ट करता है ऐसी चीज को, तो ये 161 के तहत जो है वो जुर्म करार दिया गया है। फिर इस तरह अगर कोई किसी से कोई चीज लेता है कि मैं ये चीज जो है आगे जो पब्लिक सर्वेंट है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए ले रहा हूँ, एक्सेप्ट करता है जनरल पब्लिक से कोई बंदा, तो ये 162 है। आगे 163 में है यूजिंग पर्सनल इन्फ्लुएंस विद द पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के साथ जो है वो पर्सनल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए कोई इलीगल काम लेना, ये 163 है। फिर तो दूसरी अहम चीज है वो है वैल्यूएबल थिंग। एक है ग्रेटिफिकेशन और एक है वैल्यूएबल थिंग। अगर पब्लिक सर्वेंट इसको खुद एक्सेप्ट करता है तो ये 165 के तहत जुर्म है, और अगर उसकी कोई अबैटमेंट करता है कि ये ले लें, ये वैल्यूएबल थिंग ले लें, तो ये अबैटमेंट करने वाला जो है वो 165A के तहत आता है। और 165B में लिखा हुआ है कि ये चीज जो है वो अबैटमेंट नहीं होती, इसका जिक्र जो है वो किसी तफसीली लेक्चर में किया जाएगा। तीसरी बात जो इसके अंदर है वो है हमारी पब्लिक सर्वेंट के बारे में। पब्लिक सर्वेंट के बारे में जो है वो 5 चीजों को जो है वो उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। 5 चीजें कौन सी हैं? पहली है कि अगर पब्लिक सर्वेंट जो है वो डिसओबे करता है लॉ को, तो ये जुर्म है, यानी 166 के तहत। अगर पब्लिक सर्वेंट कोई इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करता है, ठीक है जी, तो ये 167 के तहत ये जुर्म होता है। अगर पब्लिक सर्वेंट जो है वो अनलॉफुली इंगेजमेंट करता है, अनलॉफुल इंगेजमेंट से क्या बात है कि वो अनलॉफुली किसी ट्रेड में आ रहा है, अनलॉफुली किसी जो है वो बिडिंग में आ रहा है, अंडरस्टैंड जी। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं, अनलॉफुली किसी चीज में एंगेज करना, ये भी पब्लिक सर्वेंट अगर ऐसा कर रहा है तो ये 168 और 169 के तहत पाकिस्तान में जुर्म करार दिया गया है। आगे है जी पर्सोनेशन। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट को अपने आप को पब्लिक सर्वेंट जो है वो शो करता है, जाली पब्लिक सर्वेंट बनने की कोशिश करता है, तो 170 के तहत जुर्म है। इसके अलावा 171 में लिखा है कि अगर पब्लिक सर्वेंट की कोई बंदा यूनिफॉर्म पहनता है या उसके बैजेस इस्तेमाल करता है, तो ये 171 के तहत पाकिस्तान के अंदर जुर्म करार दिया गया है। ये था जी हमारा जो चैप्टर 9 है। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 162 और 163 की जो पनिशमेंट है जी, इन दोनों की ये 164 में जो है वो इसका जिक्र किया गया है। इस चैप्टर में हमने 3 चीजों के ऊपर याद रखना, रटा लगाना है, ग्रेटिफिकेशन, वैल्यूएबल थिंग और पब्लिक सर्वेंट। 3 हिस्सों में डिवाइड करके आगे इसको फर्दर देख लेना है जी। ओके, ये इंतहाई आसान तरीन एक जो मेथड है आपके लिए बनाया गया है। इसके बाद जो पिलर्स ऑफ स्टेट में हमने अगला पिलर्स पढ़ना है वो है द लेजिस्लेचर, यानी इलेक्शन के बारे में। ये चैप्टर 9A है, इसमें सेक्शन 171A से लेके 171J तक है। इसको भी मैंने 7 पॉइंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 हम इसमें से कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं, जैसे ब्राइबरी वगैरह की, कैंडिडेट्स की। 171A, B और E के अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट जो है उसका मौजूद है। इसके अलावा इलेक्शन के अंदर अनडू इन्फ्लुएंस जो है उसका यूज करना 171C और F के तहत जुर्म भी है और सजा भी है।
ई में ये जुर्म बयान किया गया, इसमें इसकी सजा है। पर्सोनेशन, अगर कोई पर्सोनेट करता है इलेक्शंस के मौका के ऊपर तो 100 डी और एफ में डी और एफ में इसका जो है वो सजा लिखी हुई है। फॉल्स स्टेटमेंट अगर कोई देता है इलेक्शन के बारे में तो ये 171 जी है, जुर्म है। इलीगल पेमेंट्स अगर कोई करता है इलेक्शन के बारे में या इलेक्शन के दौरान 171 एच के तहत जुर्म है। कीप फेलिंग टू कीप अकाउंट्स, यानी जो अखराजात हैं, एक्सपेंसेस हैं आपके इलेक्शंस के, वो बंदा जो है वो मेंटेन नहीं करता तो 171 आई के तहत जुर्म होता है। इंड्यूसमेंट अगर की जाती है कि इलेक्शन में वोट ना डालें, पार्टिसिपेट ना करें, इस तरह के अगर कोई इंड्यूसमेंट करता है तो 171 जे के तहत पाकिस्तान में ये जुर्म करार दिया गया है। तो ये था जी हमारा पिलर्स ऑफ स्टेट में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जिसमें हमने चैप्टर 9 और चैप्टर जो है वो 9A पढ़ लिया है। सो ये जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, यानी अबेटमेंट के बाद स्टेट, स्टेट के बाद द पिलर्स ऑफ स्टेट, जो है हमारा पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट होता है। सो सेकंड फेज के अंदर जो हमारा आगे चौथा जो है वो कॉन्सेप्ट है वो कंटेम्प्ट के बारे में, यानी जो पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं उनकी कंटेम्प्ट के बारे में है। अंडरस्टैंड? सो ये द कंटेम्प्ट ऑफ पिलर्स ऑफ स्टेट, ये आ गया हमारा जो नेक्स्ट सेकंड फेज के अंदर कॉन्सेप्ट है। चैप्टर 10 है, सेक्शन 172 से लेके 190 तक है। ओके जी। सो सबसे पहले हमने तो ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि व्हाट इज कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट यानी किस चीज की कंटेम्प्ट? तो समन की कंटेम्प्ट है जो भेजा गया है, नोटिस जो भेजा गया उसकी कंटेम्प्ट है, ऑर्डर जो किया गया है उसको ओबे नहीं किया गया वो कंटेम्प्ट है, कोई प्रोक्लेमेशन की गई उस पर कोई बंदा जो है वो हाजिर नहीं आया तो ये कंटेम्प्ट है। तो पीपीसी के अंदर कंटेम्प्ट का लफ्ज जो है वो इन्हीं जो चीजों के बारे में दिया गया है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, तो इस कंटेम्प्ट ऑफ पिलर्स ऑफ द स्टेट को हमने टोटल जो है वो 7 मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला समन, ऑर्डर, नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन, दूसरा ओमिशन, तीसरा फॉल्स स्टेटमेंट, चौथा रिफ्यूजिंग, पांचवा ऑब्स्ट्रक्शन और छठा इलीगल परचेज और बिड फॉर प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल, और 7 जो है वो थ्रेट के बारे में है। तो इनको हम बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई समन, नोटिस, ऑर्डर या प्रोक्लेमेशन से एब्सकॉन्ड करता है, भागता है उसको रिसीव करने से, एब्सकॉन्ड करता है तो 172 के तहत ये जुर्म है। सो इन्हीं समन, नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन को अगर कोई प्रिवेंशन ऑफ सर्विस, यानी उसको अफिक्स नहीं करने दे रहा कहीं पे, लगाने नहीं दे रहा कहीं पे, तो ये 173 के तहत जो है वो जुर्म होता है। और इसी ऑर्डर को, यानी एक ऑर्डर दिया गया कोर्ट की तरफ से कि आप कोर्ट के अंदर जो है वो पेश हो, किसी भी तरह का अदर देन को ऑर्डर किया गया, उस ऑर्डर को अगर कोई नहीं माना, यानी नॉन अटेंडेंस, यानी जो एक ऑर्डर भेजा गया कि कोर्ट के अंदर जो है वो आप अपनी अपीयरेंस दें और उसके ऊपर भी कोई बंदा जो है वो कोर्ट को अटेंड नहीं करता, नॉन अटेंडेंस करता है, तो ये 174 के तहत जुर्म है। डिसओबीडियंस, जो पब्लिक सर्वेंट की तरफ से किसी भी तरह का कोई समन है, नोटिस है, प्रोक्लेमेशन है, उसकी भी कोई डिसओबीडियंस की गई, किसी तरह का कोई ऑर्डर उनके दिया गया, वो ऑर्डर जो है उसको भी नहीं माना गया, तो ये 188 के तहत जो है वो जुर्म करार दिया जाता है। जैसे ही मुल्क के अंदर जो है वो दफा 144 का नफाज होता है, ऑर्डर होता है कि डबल सवारी के ऊपर पाबंदी नहीं, पाबंदी है वगैरह वगैरह, तो 188 है। ओमिशन, दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो ओमिशन है। ओमिशन जो है किसकी हो रही है? ओमिशन को है जो नॉट टू डू समथिंग, ठीक है, जो उसको करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहा, तो ये ओमिशन है। टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, उसे कहा गया कि कोर्ट के अंदर कोई डॉक्यूमेंट लेके आए, अब वो नहीं आ रहा, तो 175 के तहत जुर्म है। उसे टू गिव इंफॉर्मेशन, उसे कहा गया कि कोई इंफॉर्मेशन दे जिसके लिए वो पाबंद था, जो कि बाउंड था, वो नहीं दे रहा, 176 के तहत जुर्म है। टू असिस्ट पीएस मीन पब्लिक सर्वेंट, सो उसने पब्लिक सर्वेंट को किसी भी तरह की असिस्टेंट जो है वो चाहिए थी, जो बाउंड था कि वो पब्लिक सर्वेंट को इस तरह की कोई असिस्टेंट को हेल्प देता, वो नहीं देता, तो 187 के तहत जुर्म होता है। फॉल्स इंफॉर्मेशन, तीसरा जो है
फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो किसी पब्लिक सर्वेंट को देना, ठीक है जी, झूठी जो है वो इतला देना 177 के तहत जुर्म है। इसके अलावा फॉर कॉजिंग इंजरी टू अदर पर्सन, ठीक है जी, पब्लिक सर्वेंट को फॉल्स इंफॉर्मेशन देना यानी कोई झूठी FIR करवा देना जिससे पब्लिक सर्वेंट जो है वो किसी को कोई इंजरी कॉज हुई, इंजरी मेंटल इंजरी है, साइकोलॉजिकल इंजरी है, बॉडीली इंजरी है, तो ये 182 के अंदर आता है, ठीक है जी, जो इस 182 का जो कलंदरा तैयार होता है। फिर रिफ्यूजिंग में आता है कि कोई बंदा जो ओथ लेने से या ओथ देने से जो है वो इनकार कर रहा है, 178 के तहत जुर्म है। एक बंदे से जो है वो किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई सवाल किया, ठीक है जी, तो उसका जवाब नहीं दे रहा, आंसर नहीं दे रहा, तो 179 के तहत जुर्म है। किसी को कहा, किसी पब्लिक सर्वेंट ने किसी बंदे को कोई किसी चीज के ऊपर साइन करने के लिए कहा, अब वो ऑथोराइज है कि उसको कहे कि साइन करें लेकिन नहीं कर रहा, 180 के तहत ये जुर्म है। ऑब्स्ट्रक्शन है रोकना, रोका गया, रोका किसको गया जी, रोका गया टेकिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट से कोई प्रॉपर्टी जो है वो छीन ली गई, कोई प्रॉपर्टी ले ली गई जो है, तो ये 183 के तहत जो है वो जुर्म करार है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल, यानी एक पब्लिक सर्वेंट ने जो है वो कहीं पे कोई बिडिंग कर रहा है, कोई नीलामी कर रहा है, कोई बंदा आकर उसको इंटरप्ट करने की कोशिश करता है, 184 के तहत जुर्म है। फिर पब्लिक जो सर्वेंट है वो किसी तरह का कोई पब्लिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, उस ड्यूटी से उसको रोका जा रहा है, तो 186 के तहत ये जुर्म होता है। नंबर 6 जो है वो इलीगल, पब्लिक सर्वेंट जो है वो किसी इलीगल परचेज के अंदर जाता है या बिड के अंदर जाता है, तो 185 के तहत ये जुर्म है। फिर अगर पब्लिक सर्वेंट को किसी तरह का कोई थ्रेट दिया जाता है, थ्रेट, तो 179 के तहत जो है ये जुर्म होता है। थ्रेट टू इंजरी है किसी भी तरह का। फिर 190 के तहत अगर किसी उस पर्सन को जो है वो थ्रेट दिया जाता है जो कि पब्लिक सर्वेंट को किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन अप्लाई करने लगा है, तो अगर ऐसे बंदों को जो है उसको थ्रेट किया जाए कि पब्लिक सर्वेंट को जो प्रोटेक्शन है वो अप्लाई नहीं करनी, तो 190 के तहत ये जुर्म करार है। सो ये था जी हमारा जो चैप्टर 10 है, द कंटेम्प्ट ऑफ पिलर्स ऑफ स्टेट। सो सेकंड फेज के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट जिन चैप्टर्स को हम देखने जा रहे हैं, सो नेक्स्ट चैप्टर है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पिलर्स ऑफ स्टेट। ओके जी, इसमें जो है हमारा चैप्टर 11 है और सेक्शन है 191 से लेके 229 तक। तो सबसे पहले हमने इसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, जैसे हमने अबैटमेंट पढ़ा, स्टेट पढ़ा, पिलर्स ऑफ द स्टेट पढ़ा, कंटेम्प्ट ऑफ द स्टेट पढ़ा, अब हम जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर को समझने से व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बात जो है वो बड़ी आपको ज़हन में बिठानी पड़ेगी ताकि आपको जो आपका लेक्चर है वो समझ आ सके। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पे जो मैंने इसका मीनिंग लिया है वो एक है टू मेंटेन पब्लिक जस्टिस। सो ये जो एग्जेक्टिव है, ये जो हमारी जुडिशरी है, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक जस्टिस को जो है वो मेंटेन रखे। एक तो इस कॉन्सेप्ट को इसके अंदर देखेंगे। दूसरा है आल्सो फॉलो द लॉज। तो ये जो एग्जेक्टिव है, ये जो हमारे जुडिशरी है, ये जो हमारे दोनों पब्लिक सर्वेंट हैं, ये बाउंड हैं, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये स्टेट के बनाए हुए लॉज को फॉलो करें। अंडरस्टैंड? तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है हमने आज देखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं टू मेंटेन पब्लिक जस्टिस। टू मेंटेन पब्लिक जस्टिस, टू मेंटेन पब्लिक जस्टिस को हमने 11 हिस्सों में तकसीम किया है। ओके जी, कि टू मेंटेन पब्लिक जस्टिस मेंटेन कैसा होता है, इसको हमने 11 हिस्सों में तकसीम किया। नंबर 1, फॉल्स एविडेंस। तो जो भी फॉल्स एविडेंस देगा तो पब्लिक जस्टिस का ये तकाजा है कि जो है वो स्टेट उसको सजा देगी। दूसरा है डिक्लेरेशन, अगर कोई फॉल्स डिक्लेरेशन करता है तो ये जुर्म है। तीसरा है स्क्रीनिंग ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट्स,
कि ऑफेंडर को जो है वो पनिशमेंट से बचाने के लिए अगर कोई कोशिश करता है तो ये है। फिर इंफॉर्मेशन जो है तरह की, फिर फॉल्स पर्सोनेशन है। इसके अलावा नंबर 6 है फ्रॉडुलेंट, नंबर 7 हार्बर, नंबर 8 एस्केपिंग, नंबर 9 टेकिंग गिफ्ट फॉर रिकवरी ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, रिमिशन है और पर्सोनेशन है। सो बारी बारी देखते हैं एविडेंस। एविडेंस को आगे हमने 7 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, ठीक है जी। तो अगर कोई फॉल्स एविडेंस टू गिव और टू प्रोवाइड द फॉल्स एविडेंस तो ये 191 और 193 के तहत जुर्म है। फिर फैब्रिकेशन, फैब्रिकेट करना एविडेंस को 192 है, ये भी जुर्म है। फिर फॉर कैपिटल ऑफेंसेस, अगर कैपिटल ऑफेंसेस के लिए कोई फॉल्स एविडेंस दे रहा है तो 194 है। आगे टू फॉर ऑफेंसेस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 7 इयर्स तक की पनिशमेंट्स के ऑफेंसेस को अगर कोई इसलिए फॉल्स एविडेंस दे रहा है कि इनकी कन्विक्शन हो सके तो फिर ये 195 के तहत जुर्म है। फॉल्स एविडेंस को यूज करना 196 के तहत जुर्म है। फिर फॉल्स सर्टिफिकेट्स मुख्तलिफ तरह के बनाए जाते हैं, ये भी जुर्म है, 197 और 198 में इसका जिक्र है। फिर किसी भी एविडेंस को अगर कोई बंदा डिस्ट्रक्ट करता है ताकि कहीं पे ये पेश ना किया जा सके, ये 204 के तहत जुर्म है। फिर उसकी तरह अगर कोई फॉल्स डिक्लेरेशन किसी भी तरह की करता है तो 199 to 100 के तहत ये भी जुर्म है। फिर स्क्रीनिंग ऑफेंडर, अगर कोई बंदा किसी मुल्ज़िम को बचाने के लिए, सजा से बचाने के लिए कोई काम करता है, स्क्रीन करता है, प्रोटेक्ट करता है, 201, 213 और 214 में इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है। फिर नंबर 4 है इंफॉर्मेशन। एक बंदा बाउंड है किसी इंफॉर्मेशन को देने का तो वो देता नहीं है तो 202 के तहत जुर्म है। एक बंदा जो फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है 203 के तहत जुर्म है। फिर फॉल्स पर्सोनेशन है, ठीक है जी, फॉल्सली अपने आप को पर्सोनेट करना, ये भी जुर्म है, किसी भी सूट के अंदर है, किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर है, 205 के तहत जुर्म है। फिर फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड का कहीं पर जिक्र है, धोखाधड़ी का कहीं पर जिक्र है, क्या किसी चीज को कंसील करना, 206 जुर्म है। फिर फॉल्स क्लेम्स करना, 207 और 209 में इसका कॉन्सेप्ट है। फिर फॉल्स जो है वो कह लें कि फ्रॉडुलेंटली डिक्रीज ऑब्टेन करना, 208 और 263 के तहत जुर्म है। फिर फॉल्स चार्जेस जो है वो बनाए जाते हैं, फ्रॉडुलेंट चार्जेस बनाए जाते हैं तो 211 के तहत ये जुर्म है। इसके बाद हार्बर, तो किसी को पनाह देना, ठीक है, किसी भी तरह की शेल्टर, उसको फूड, ईच एंड एवरीथिंग देना, तो किसी ऑफेंडर को दी जा रही है तो 212 के तहत जुर्म है। किसी डिकेट और रॉबर को दी जा रही है तो 216 के तहत जुर्म है। एस्केप, अगर कोई बंदा पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी से एस्केप कर जाता है जिसके एप्रीहेंशन ऑर्डर जारी किए गए हैं तो ये 216 के तहत जुर्म है। इसके अलावा कोई स्टोलन प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए कोई चीज़ जो है वो किसी को दी जा रही है कि यार ये पैसे ले लें और मुझे मेरी प्रॉपर्टी रिकवर करवा दें तो ये 215 के तहत जो है वो जुर्म होता है। रिमिशन, ठीक है जी, तो जो है रिमिशन की जो कंडीशंस आयद की गई हैं, तो रिमिशन क्या है ये हमारा एक लेक्चर होगा आगे चल के एडीपीपी के कोर्स के अंदर, रिमिशन का उसमें मजीद बता देंगे। सो रिमिशन की कंडीशन को अगर कोई बंदा वायलेशन करता है तो 227 है। आगे फिर पर्सोनेशन, पर्सोनेट अगर कोई बंदा करता है एज अ ज्यूरर और एज अ असेसर पर्सोनेट करता है तो ये 229 के तहत पाकिस्तान में जुर्म करार दिया गया है। सो एक हिस्सा हमने कंप्लीट किया, टू मेंटेन पब्लिक जस्टिस। सो आगे है आल्सो फॉलो द लॉज, इसको भी देखते हैं कि इसके अंदर क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम इसके अंदर देखने जा रहे हैं, यानी टू मेंटेन पब्लिक जस्टिस ये हमने देख लिया है। आगे है आल्सो फॉलोज द लॉ, यानी ये पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड बातें हैं। सो पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड बातें हमने 7 मुख्तलिफ की इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो है हमने रीड आउट करने हैं। ओके जी, तो 7 कौन से हैं? अगर पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शन ऑफ लॉ, अगर पब्लिक सर्वेंट जो है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डायरेक्शन ऑफ लॉ को फॉलो करे, अगर नहीं करता तो 217 के तहत जुर्म है। इस तरह अगर पब्लिक सर्वेंट जो कोई इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट या इनकरेक्ट रिपोर्ट तैयार करता है तो 218 के तहत जुर्म है। इसी तरह पब्लिक सर्वेंट जो है वो कोई फॉल्स रिपोर्ट ऑर्डर जो है वो कोर्ट के अंदर, कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर जो है वो पेश कर रहा है तो 219 के तहत जो है वो जुर्म है। फिर इसी तरह पब्लिक सर्वेंट फॉल्सली पुटिंग
ऑफ इनोसेंट पर्सन इन ट्रायल्स वगैरह वगैरह। अगर पब्लिक सर्वेंट जो है वो इनोसेंट पर्सन को, जिनका केस से कोई ताल्लुक नहीं है, वास्ता नहीं है, उन लोगों को पकड़ के ट्रायल करवा देता है उनका, तो फिर ये 220 के तहत जो है वो जुर्म करार दिया गया है। ओके जी। इसके बाद ओमिशन टू एप्रीहेंशन, अगर जो पब्लिक सर्वेंट है वो इंटेंशनली किसी को एप्रीहेंड नहीं करता, किसी को हिरासत में नहीं लेता, तो फिर ये 220 है। 221, 22 और 23 में इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है। इसी तरह ऑब्स्ट्रक्शन है किसी भी तरह की पब्लिक सर्वेंट को, ठीक है जी, उसकी लॉफुल अगर वो एप्रीहेंशन जो है वो करनी थी वो हिमसेल्फ नहीं करता। इसके अलावा लॉफुल एप्रीहेंशन ऑफ अदर्स थी, अंडरस्टैंड जी। ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी तरह की थी जिसको वो ओमिट करता है, जिसको वो फॉलो नहीं करता, तो ये भी जो है वो लॉ के अंदर जुर्म करार दिया गया है, जो 224, 225 और 225 बी के तहत पाकिस्तान में जुर्म है। ठीक है जी। इसके अलावा जी अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इंसल्ट है, यानी पब्लिक सर्वेंट जो है वो किसी भी तरह की कोई पब्लिक सर्वेंट को के साथ कोई इंसल्ट करता है, उसकी कोई भी कंटेम्प्ट करता है, तो ये पाकिस्तान के अंदर जुर्म करार दिया गया है सेक्शन 228 के तहत। तो ये था जी मेंटेन पब्लिक जस्टिस और एज टू फॉलो दी लॉज। हमारा लास्ट टॉपिक है सेकंड फेज का, जो लास्ट टॉपिक है वो है द गवर्नमेंट, जिसमें चैप्टर 12 है और सेक्शन 230 से लेकर 263 ए तक है। सो इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है गवर्नमेंट को। एक तो कॉइन्स हैं, ठीक है, कॉइन में, और दूसरा स्टैंप में। यानी हम जराइम पढ़ना है कॉइन के बारे में और स्टैंप के बारे में, अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले आते हैं कॉइन्स के बारे में मालूमात लेते हैं। कॉइन्स की अगर हमने मालूमात लेनी है या इसके जराइम के मतलब देखना है, तो इसको हमने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, याद रखना है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कॉइन को अगर आपने समझना है तो 6 हिस्सों में डिवाइड करके आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यानी कॉइन की हमने काउंटरफीटिंग पढ़नी है। ओके, काउंटरफीटिंग कॉइन की है या हमने काउंटरफीट इंस्ट्रूमेंट जो है वो तैयार करने हैं। कॉइन की जो काउंटरफीटिंग है वो पाकिस्तानी कॉइन की है या अदर देन किसी गैर मुल्की करेंसी की है। तो पाकिस्तान को अगर हमने देखना है काउंटरफीटिंग कॉइन में जो 230 से लेके 232 तक है। अगर हमने काउंटरफीटिंग कॉइन अदर देन किसी की देखनी है तो ये 231 में है। फिर इंस्ट्रूमेंट, अगर आप काउंटरफीट इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जिनसे आप आगे जाके कॉइन बनाएंगे, तो ये अगर आप उनको तैयार करते हैं, मेकिंग या सेलिंग, उनको बेचना चाहते हैं, तो 223 और 234 के तहत ये जुर्म करार दिया गया है। इसके अलावा काउंटरफिट कॉइन्स जो हैं हमारे, उनको पोजेशन रखना, उनको अपने पास रखना, ये 235, 242 और 243 में इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है। अबेटमेंट करना काउंटरफिट कॉइन के लिए 236 के तहत ये जुर्म करार दिया गया है। आगे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना किसी भी काउंटरफिट कॉइन को, तो ये 237 और 38 के तहत जुर्म है। डिलीवरी करना काउंटरफिट कॉइन के 239, 40 और 41 में इसका कॉन्सेप्ट है। वेट एंड कंपोजिशन, ये हमारा एक सेपरेट से इसी के अंदर जो है वो आखिरी टॉपिक है। वेट एंड कंपोजिशन, जो काउंटरफिट कॉइन है उसके वेटेज में कोई जो है वो आप कमी बेशी कर रहे हैं, या जो कॉइन है उसकी कंपोजिशन के अंदर आप कोई जो है वो तब्दीली कर देते हैं, तो ये भी जुर्म है पाकिस्तान में। ये 244 से लेके 254 244 से लेके 254 तक इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है। उसमें बहुत सारी चीज़ों को जुर्म करार दिया जा चुका है। इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्टैंप। तो स्टैंप के बारे में ये हमारे पास मालूमात है जिसको हमने देखना है। अगर आप गवर्नमेंट स्टैंप तैयार कर रहे हैं जाली तौर पे, तो 255 के तहत जुर्म है।
पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो तमाम इंस्ट्रूमेंट जो कि स्टैंप बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपकी पोजेशन में है तो 256 के तहत जुर्म है। मेकिंग इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट आप अगर तैयार कर रहे हैं जिनसे स्टैंप्स वगैरह तैयार होनी है तो 257 के तहत जुर्म है। आप ऐसी स्टैंप्स को सेल कर रहे हैं जो कि काउंटरफिट हैं तो फिर 258 के तहत जुर्म है। आपने वो स्टैंप्स अपने पास रखी हुई हैं जो कि जाली है, 259 के तहत जुर्म है। ठीक है जी। फिर आप उन्हीं को यूज कर रहे हैं, आगे इस्तेमाल कर रहे हैं, 261 और 62 के तहत जुर्म है। फिर किसी भी गवर्नमेंट स्टैंप को आप ई फेस कर रहे हैं यानी उसको कहीं से रिमूव कर रहे हैं, ई फेस कर रहे हैं तो फिर ये क्या है 261 के तहत जुर्म है। और उन्हीं गवर्नमेंट स्टैंप्स को जो है आप इरेज करते हैं, किसी भी पेज के ऊपर लगी हुई मोहर को इरेज करते हैं, 263 के तहत जुर्म है। इसी तरह फिक्टिशियस स्टैंप्स अगर आप तैयार कर रहे हैं तो 263 के तहत जो है वो ये भी जुर्म है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारी सेकंड फेज जो हमने आपको सामने रख दी है। उम्मीद है कि आप इस सेकंड फेज को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, इसी तरह अपनी पीपीसी को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट भी किया करें, शेयर भी किया करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।